मानसून का समय होता है वो हमारे राज्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इस बार जो बड़ी हमारी भीषण तबाही आपदा आई वो धराली में आई। समुदाय को, चाहे मुस्लिम समुदाय ही क्यों न हो, हम किसी को टारगेट करना, किसी का इस प्रकार से सोचना, नट बोल्ट टाइट करना जैसी, अब हमारी प्राथमिकता होगी कि जो हमारे मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको फिर से बरसात कम हो, थोड़ा मानसून का असर कम हो, तो हम इस काम को प्राथमिकता से लेंगे। मैं हूं अनूप वाजपेयी और आज अमर उजाला कार्यालय में पहुंचे हैं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, इन दिनों हमारा प्रदेश चूंकि आपदा से पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है और धामी जी भी रात में, दिन में कोई ऐसा समय नहीं हो रहा जब पीड़ित लोगों के साथ जाके खड़े नहीं हो रहे हैं और उनकी दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की भाग दौड़ भी रहती है। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे सवाल यही कि आपकी कार्यशैली और जीवन शैली में इस समय क्या बदलाव आया? देखिए, जो मानसून का समय होता है वो हमारे राज्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और हर वर्ष मानसून में हमको किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पिछले वर्ष पूरे केदार घाटी में, घनसाली क्षेत्र में, गुत्तू क्षेत्र में, चमोली जनपद में और उत्तराखंड के अनेक जनपदों में, चाहे पिथौरागढ़ का धारचूला हो, एलधारा हो, इन सभी स्थानों पर किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा था। इस बार जो बड़ी हमारी भीषण तबाही आपदा आई वो धराली में आई 5 अगस्त को। उसके बाद पौड़ी जनपद में उसी दिन ग्राम सैंजी और उसके आसपास पैठानी के क्षेत्र में, पीटसेन क्षेत्र में, भरसार से आगे बहुत बड़े इलाके में बड़ी तबाही हुई। अभी थराली में, चेपड़ों में, जनपद चमोली में और उत्तरकाशी में ही भूस्खलन होने के कारण से, लैंडस्लाइड और बादल फटने के कारण से, काफी मलबा आ जाने के कारण से स्याना चट्टी में भी जो यमुना जी का प्रभाव था वो रुक गया और पीछे से काफी संख्या में मलबा आ गया और 25-25, 30-30 फुट मलबा भर जाने के कारण से यमुना जी का जल स्तर बिल्कुल ऊपर आ गया और जो आसपास के मकान बने हुए थे वो सारे के सारे वहाँ जल भराव हो गया और इतना सारा जो नदी का मलबा था वो आ गया। उसके कारण से काफी नुकसान वहाँ पर भी हुआ है। मकान है, दुकान है, होटल है, अन्य प्रतिष्ठान है, खेती का भी बड़ा प्रभाव इसका पड़ा है। तो उसके कारण से, चूंकि मैं राज्य का मुख्य सेवक हूँ, पूरा राज्य हमारा परिवार है, ऐसे समय में उनके साथ खड़ा होना और उनको जो प्राथमिक रूप से, त्वरित रूप से जो उनको सहायता करनी है वो हम कर रहे हैं। चाहे वो उनके लिए जो सुरक्षित स्थानों पर ले जाना हो, दवाई की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब कर रहे हैं। और हमने ये भी प्रावधान कर दिया कि जो भी मकान क्षतिग्रस्त होगा या कोई जनहानि होगी तो तत्कालिक रूप से वहां पर तत्काल सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे चारधाम यात्रा हमारी अब दूसरा चरण शुरू होगा, तो इस आपदा से, इस परेशानियों से हमको उभरना भी है और साथ में हमको अपने जो देश दुनिया से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, पर्यटन का क्षेत्र हमारा पूरा है, तो इससे हम कब तक अपने को उबार लेंगे और ये होगा कि एक सुरक्षित और संरक्षित उत्तराखंड हम फिर से एक बार उनको दे सकें? देखिए, आपदा का मैंने कहा कि हर वर्ष हमको सामना करना पड़ता है, लेकिन चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की प्रारंभ हो जाएगी सितंबर माह से और हमारा प्रयास होगा कि सितंबर माह की 15 तारीख तक सारे ही जितने भी हमारे मार्ग हैं वो सभी जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको हम ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें, पैच वर्क ठीक कर लें और जो पुल हमारे
क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी ठीक करेंगे हर प्रकार से, क्योंकि पहले चरण की यात्रा हमारी बहुत ही अच्छी गई है और एक अच्छा अनुभव यात्रा का इस बार सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो पूरे देश और दुनिया से आए हैं वो लेकर गए हैं। लगभग पहले चरण में हम लोग 45 लाख के लगभग लोग तीर्थ यात्रा में अभी तक आ चुके हैं और बड़ी संख्या में कावड़ यात्रा आए हैं। 4.5 करोड़ से ज्यादा की संख्या कावड़ यात्रियों की है। आदि कैलाश जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। 4 धाम जाने वालों के अतिरिक्त हमारे हेमकुंड साहब और कार्तिक स्वामी मंदिर, जगन्नाथ स्वामी मंदिर, त्रिजुगी नारायण, काली मठ, ऐसे अनेक स्थान हमारे जो देव स्थान है उन सभी स्थानों पर भी बड़ी संख्या में आए। उधर हम बात करें तो जागेश्वर धाम है, पूर्णागिरी मैया का मंदिर है, तीर्थ धाम है पूर्णागिरी का, बड़ा हमारा उत्तर भारत का एक बड़ा धाम है वाजपेयी जी। और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी हमारी जो हुई है, जो चल रही है, वो भी अच्छा एक चीज नहीं लगती कि अब कुछ मॉनिटरिंग या स्क्रीनिंग की भी आवश्यकता कहीं ना कहीं दिख रही है कि होना चाहिए? मॉनिटरिंग स्क्रीनिंग हम लगातार कर ही रहे हैं और जो भी ये यात्राएं हुई हैं उन सब यात्राओं को क्लोज मॉनिटर किया गया है। अब हमारी प्राथमिकता होगी कि जो हमारे मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको फिर से बरसात कम हो, थोड़ा मानसून का असर कम हो, तो हम इस काम को प्राथमिकता से लेंगे। हमारा प्रयास होगा कि जैसे पहले चरण की यात्रा हमारी कुशलता से संपन्न हुई है, एक अच्छा अनुभव देश दुनिया के लोगों के लिए है, तो भगवान की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान आदि कैलाश की कृपा से हमारी दूसरे चरण की यात्रा भी अच्छी होगी और पूरे उत्तराखंड वासी फिर एक नए सिरे से, नए जज्बे से तैयार होंगे, क्योंकि हम लोगों को अनेक हम परेशानियों, चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर से हिम्मत के साथ खड़े होते हैं, फिर से हम लोग खड़े होंगे। अच्छा, इस बार प्रदेश के लोगों ने ये भी देखा कि आपकी व्यस्तता रही, आप उत्तराखंड के दौरे पे रहे, आपदाग्रस्त इलाकों में रहे, रुके भी जाके वहां पे। इस बीच दिल्ली के भी दौरे होते रहे, वो भी काम नहीं रुका किसी तरीके से। गीता जी कहीं ना कहीं से उनको भी कहीं ना कहीं से आना पड़ा, कुछ कार्यक्रम में जाना पड़ा, तो ये आपकी व्यस्तता के कारण ऐसा या उनकी भी अपनी रुचि है? देखिए, गीता जी इनकी बहुत सामान्य परिस्थिति से, जैसे मैं सैनिक परिवार में पैदा हुआ और उसी तरह गीता जी भी एक सैनिक परिवार की बेटी हैं और वो भी चाहती हैं कि समाज के क्षेत्र में मैं अपना कुछ योगदान कर पाऊं। जितना उनको समय मिलता है थोड़ा बहुत योगदान करती हैं, अराजनीतिक तरीके से, राजनीतिक क्षेत्रों में तो नहीं करती हैं, लेकिन जो हमारे नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं या कुछ ऐसे आयोजन होते हैं या कोई स्वयं सहायता समूह की बहनों के कार्यक्रम, उन सब में वो प्रतिभाग करती हैं, वृक्षारोपण से लेकर और जो हमारे महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम होते हैं उन सब में भाग लेती हैं। अच्छा, एक सवाल थोड़ा पॉलिटिकल हो जाए कि आपने जो है 10-12 बार ऐसा है कि अखबारों की हेडलाइंस को खराब कराया है, कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा? नहीं, देखिए, उस पर चूंकि हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है और पार्टी सभी पहलुओं पर विचार करती है और लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी चलती है। सभी को प्रतिनिधित्व मिले, देश काल परिस्थिति के अनुरूप पार्टी उस पर निर्णय भी लेती है और इस लाइन पर हमारी बातचीत लगभग हो चुकी है और आने वाले समय में जल्दी ही, क्योंकि अभी तो आपदा का भी समय है, श्राद्ध पक्ष है, उसके बाद जो भी शुभ तिथि होगी, मुझे लगता है आने वाले समय में पार्टी हमारे उस पर डिसीजन लेगी। विपक्ष के एक विधायक हैं, उनका कहना है कि धर्मांतरण और इस तरीके की जो चीजें हैं वो मुसलमानों का नट बोल्ट टाइट करने के लिए हैं। नहीं, देखिए, उनका ऐसा सोचना हो सकता है। ये हम किसी भी समुदाय को, चाहे मुस्लिम समुदाय ही क्यों ना हो, हम किसी को टारगेट करना, किसी का इस प्रकार से सोचना, नट बोल्ट टाइट करना ऐसी हमारे यहाँ कोई परिभाषा नहीं है और हम तो बहुत प्रेम पूर्वक रहने वाले लोग हैं और किसी भी मामले में कभी भी हमने ऐसा नहीं किया है। हम व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ, अगर कहीं पर कोई चीज असमान रूप से चल रही है तो उसको समान रूप से लाना, सभी के लिए एक समान अधिकार हो, एक समान कानून हो,
इसके लिए हमने समान नागरिक संहिता का यहाँ कानून लागू किया है, भारत के संविधान की भावना के रूप में और उनके मूल स्वरूप में जो अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है, हमने उसको पहले देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर ये लागू हुआ है। इसी प्रकार से अभी अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हम लाए हैं, क्योंकि अभी तक क्या था कि हमारे यहाँ मदरसे भी चलते हैं, उसमें कोई प्रॉपर एजुकेशन का मानक नहीं होने के कारण से बहुत बार असमानता दिखती थी। बहुत बार जो उसमें शिक्षा पाने वाले बच्चे थे उनको भी शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही थी और पहचान छुपाकर संदिग्ध लोग उसमें जो है कहीं न कहीं से आकर घुसपैठिए, बांग्लादेशी, अनेक प्रकार के राष्ट्र विरोधी लोगों का जो है कहीं न कहीं उसमें रहता था। तो उसको लेकर हमने एक अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का हम कानून लेकर आए हैं, विधेयक लेकर आए हैं कि अब जितने भी ऐसे अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित जो इंस्टीट्यूशन, स्कूल चलेंगे, उनको हमारा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद रामनगर है वहां से पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। मतलब नट बोल्ट टाइट करने जैसी कोई बात नहीं। नहीं, नट बोल्ट टाइट करने जैसी कोई बात नहीं। हाँ, ये समान रूप से लेकिन समान रूप से अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार सबको है। और अल्पसंख्यक जहां तक समुदाय है उसमें मुस्लिमों के अतिरिक्त सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, तो उनको भी उसमें हमने सम्मिलित किया है। इसमें बेसिक रूप से हमारा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में पारदर्शिता लाना और अच्छे युवा किसी भी समाज के हों, अच्छे कर्णधार देश के लिए बने। और हम इतने शिक्षा लेने वालों में से अगर कुछ भी अगर देश के लिए कोई खराब काम कर सकते हैं, उनको अगर रोक पाए, उनको अच्छी दिशा दे पाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये बहुत बड़ी सफलता होगी इस विधेयक को जो हम लेकर आए हैं। एक सवाल और पॉलिटिकल है कि ऐसा दिखने में लग रहा है कि विपक्ष के नेता सब एकजुट हो गए हैं। कुछ आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ने जा रहा है, या उनका जोश जो भरा है हाल के दिनों में उसका कुछ प्रभाव बीजेपी पे पड़ना है या आपकी सरकार? कोई नहीं, देखिए सब उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है और उत्तराखंड की जनता को पता है कि हम लोग किस भावना से उनके लिए काम कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड की जनता की सेवा को कभी राजनीति से नहीं जोड़ा है। राजनीति हमारा सेवा का माध्यम है और हर पल और हर क्षण हम उत्तराखंड की जनता के लिए काम करते हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए सोचते हैं। मनन, विचार, ध्यान, सोना जागना हर समय हमारे प्राणों प्राण से उत्तराखंड की जनता है, उसकी सेवा करना हमारा उद्देश्य है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में भी देवभूमि उत्तराखंड बसती है, यहाँ के लोग बसते हैं। और इसीलिए चाहे आपदा का समय हो, चाहे कोई अन्य समय हो, चाहे हमारी चारधाम यात्रा हो, चाहे हमारी शीतकालीन यात्रा हो, हर किसी यात्रा को प्रमोशन देने के लिए, हमारा प्रोत्साहन करने के लिए प्रधानमंत्री जी भी हमारे ग्राउंड जीरो पर आकर हमको प्रोत्साहित करते हैं और देश दुनिया को यहाँ से संदेश देते हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता जानती है कि कौन उत्तराखंड के हितैषी हैं, कौन केवल राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। धर्मांतरण कानून को आपने बहुत सख्त बना दिया है, ये तो एक सवाल है ही है। साथ में युवाओं के लिए रोजी रोजगार के लिए क्या कर रही है सरकार? खासकर आपसे इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप युवा मुख्यमंत्री हैं, तो युवाओं की एक इच्छा है आप कि आप उस तरीके से भी उनको। अनूप जी, मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया और मेरा पहले दिन से संकल्प था कि राज्य के अंदर हमारे जो उस समय 20,000 से अधिक पद रिक्त थे, उन सभी पदों को भरना, उसमें भर्ती प्रक्रिया को चलाना, इस संकल्प के रूप में मैंने लिया। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 4 सालों में आज ये भर्ती 25,000 लगभग संपन्न हो चुकी
और इसको अगर सरकारी नौकरी, सरकारी रोजगार का अगर हम आंकड़ा निकालें तो राज्य स्थापना के 21 सालों में मात्र 16,000 लोगों को नियुक्तियां मिली थी, और इन 4 सालों में ये 25,000 के आंकड़े को पार कर गई है। और अनवरत रूप से हम इसको चला रहे हैं। तमाम बार अनेक स्थितियां ऐसी भी पैदा हुई हमारे सामने, उसमें व्यवधान करने का भी प्रयास किया गया, तमाम प्रकार से नौजवान युवाओं को बरगलाने का प्रयास किया गया, सरकार के खिलाफ उनको सड़कों पर उतारा गया, तोड़फोड़ के लिए उनको उकसाया गया, लेकिन हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे, हम रुक नहीं सकते थे, और हमने इस प्रक्रिया को अनवरत रूप से जारी रखा। उसका परिणाम हुआ कि 25,000 नियुक्तियां आज हम कर पाए। जो लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी किए, उन कैलेंडर को अक्षरशः आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम है कि ये रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं। लेकिन ये एक सरकारी नौकरियों का आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त हमारा ध्यान कई प्रकार से रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार पर भी है। कुछ नए सेक्टर पे जिन पे काम कर रही सरकार, सीएम स्वरोजगार, सौर स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, होम स्टे की योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है। अनेक लोग जो हमारे रिवर्स प्लान जिन्होंने किया है, उनको भी ठीक प्रकार से रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, स्टार्टअप के माध्यम से। और मुख्यमंत्री उद्यमशाला, जो हमारी महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में अपने उत्पाद बनाने वाले लोगों के लिए 2 उद्यमशालाएं हमारी यहाँ पर हैं, जिनके नाम पहले रूरल इंक्यूबेटर्स होते थे, उनका नाम हमने परिवर्तित किया, जिससे कि सामान्य व्यक्ति, सामान्य मानवी, हमारे भाई बहन उत्तराखंड के जान पाए कि उन पर क्या काम होता है। अल्मोड़ा के हवालबाग में और पौड़ी जनपद के कोटद्वार में 2 उद्यमशालाएं चलती हैं, जिनमें सामान्य से सामान्य लोगों को जो अपना उत्पाद बनाना चाहते हैं, छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण देना है, किस प्रकार से उनको प्रोत्साहित करना है, कैसे उनको एक रास्ता बताना है, तो उस पर काम चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना हमने शुरू की, उसका भी एक अच्छा परिणाम है कि हमारी बहनें जो उत्पाद बनाती हैं उनको आज बाजार मिल रहा है, उनको विपणन के लिए केंद्र मिल रहा है। जगह जगह ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, इन सभी पर उनके लिए केंद्र की व्यवस्था की गई है, एक शुरुआत की गई है। और पूरे राज्य के अंदर महिलाएं एक क्रांति के रूप में आगे आ रही हैं। उनके अंदर बहुत सामर्थ्य है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत कौशल है, और वो मिशनरी हैं। कम संसाधनों में आगे बढ़ रही हैं, और हमारे जो उत्पाद हैं आज देश दुनिया में, उनकी डिमांड बढ़ रही है। अच्छी पैकेजिंग उनकी है, अच्छी उनकी क्वालिटी है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी हमारा जो है इसी दिशा में काम कर रहा है। हमारी सभी जो लोकल स्तर पर बनने वाले उत्पाद हैं उनको मार्केट देने का काम कर रहा है। तो ये हमारी स्वरोजगार की है। और दूसरा, आपने कहा कि धर्मांतरण देखिए हमारा एक ऐसा विषय है, उसमें काल आपने अभियान चलाया है, काल नेमी, उसमें भी तमाम तरीके के जो लोग निकल के आए, मुख्य रूप से सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले, वो राज्य के मूल अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले, हमारी बहन बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, उनके भविष्य को खराब करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर, उनको बहलाकर, फुसलाकर, तमाम तरीके से जो इस प्रकार का काम करते हैं, उनके लिए हम सख्त धर्मांतरण का कानून लेकर आए हैं। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। अब पहले हमने धर्मांतरण का कानून बनाया था, उसमें हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया था। अब उसको हमने बदला है कि अब हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है। देवभूमि में कोई भी इस प्रकार के अपराध को अब नहीं कर पाए, उसके हमने प्रावधान किए, सख्ती की है। और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। बहुत सारे मामले आए, डेमोग्राफी भी काफी उतार चढ़ाव की ओर बढ़ी है। यहाँ की डेमोग्राफी बचाए रखना, उसको संरक्षित रखना, ये
देवभूमि उत्तराखंड के लोग चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरे देश और दुनिया का सनातनी चाहता है कि देवभूमि आस्था श्रद्धा का स्थान है, उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। आपके प्रशंसक जो हैं आपको धाकड़ धामी कह के बुलाते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है सुनने में ये कि नहीं? देखिए, जो भी प्रशंसक हैं उनको जो अच्छा लगता है वो मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ। एक सवाल है कि प्रदेश के आप 11वें मुख्यमंत्री हैं, अब तक के जो 10 हुए उसमें सबसे पसंदीदा कौन है? एक कोई? सभी एक से एक अच्छे थे और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं हर क्षेत्र में। अच्छा, एक सवाल थोड़ा घरेलू सा पूछ लें कि सीएम बनने के बाद जब तो सबसे सर्वाधिक समय बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री रहे उनमें आपको सर्वाधिक समय तक रहने का, मुख्यमंत्री रहने का एक तमगा भी हाल में मिला है। बच्चे को होमवर्क कभी किया आपने? बच्चों का कराया उनको? अरे इतना समय नहीं मिलता है नौकरी, और मैं उनको होमवर्क कराने लगूंगा तो वो मेरे से मिलना भी छोड़ देंगे। अच्छा, आपको ये पता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ ट्रोल लेते हैं, तो ट्रोल अपने पढ़ते हैं, देखते हैं कि नहीं? कभी कभी जब समय मिलता है तो मैं देखता हूँ। वैसे हमारी जो सोशल मीडिया के काम करने वाले लोग हैं वो जो भी आते हैं, कुछ उनमें चिंतन भी होता है, अच्छा भी होता है, उसको देखते हैं। ऐसा कोई राजनीतिक फैसला या कोई वो कि जिसने रात में नींद नहीं आने दे रहा है आपको, या आपको लगता है कि नहीं इसको हमको जब तक पूरा नहीं कर लेते हैं, संकल्प ही हमारा? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि राज्य के अंदर इतनी आपदा है, अनेक चुनौतियां हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है। अभी उन्होंने कल ही जो है स्वदेशी के लिए जो है पूरे देशवासियों से आह्वान किया है। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। इसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक। तो उत्तराखंड का दशक बनाना है। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक कहाँ से चैन में आएगा और कहाँ से नींद आएगी। साथ ही उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी व्यवस्थाएं पहुंचे, शासन पहुंचे, विकास पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। और ये सब पूरा होगा तो निश्चित रूप से हम लोगों को संतोष होगा। जी, एक सवाल और भी इससे जुड़ा है कि प्रदेश की जनता आपको अक्सर सड़क पर मॉर्निंग वॉक करते देख लेती है दौरों के दौरान। चाय की दुकान पे भी आप खड़े होकर चाय बना लेते हैं, धान भी आप रोप लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। कोई एक ऐसा काम जो जिसको मिस करते हो उस समय कि ये हमारे प्रोटोकॉल से या उससे बना हुआ है कि ये काम हमसे छूट जा रहा है, या ये करने की बहुत अंदर से हसरत इच्छा है कि इसको कैसे किया जाए? नहीं, देखिए, जो धान रोपाई का है या लोगों से मिलना है, ये सब तो मैं बचपन से करता रहा हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है मैं करता हूँ। ये ठेले पर जाकर जो है, चाहे रुद्रपुर के हमारे रस्तोगी के यहाँ कड़ी चावल खाना हो, आज भी मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैं खटीमा जाता हूँ तो पप्पू भाई की लस्सी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आगरा वाले की चौराहे पर बिकने वाली चाट है, ठेले पर बिकने वाले भुंटे हैं। हाँ, देहरादून में भी जो हमारे गांधी पार्क के सामने जो दुकान है, उस दुकान में मैं अक्सर जाता था, और वहाँ पर जो हमारा बर्गर जो देसी टाइप का बनता था जी, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं अब बहुत बार जा नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब चीजें तो अब चूंकि ये जिम्मेदारी, मतलब जो खड़े होके खाने का सुख था वो नहीं, मंगा के तो खा ही सकते हैं। नहीं, मंगा के खाने में वो उतना मंगा के खाना और जाना दोनों में अंतर है। तो इससे थोड़ा कभी कभी लगता है ऐसा। लेकिन मुझे आनंद आता है कि मैं प्रत्येक दिन प्रातःकाल मेरा 5 बजे मैं जागरण करता हूँ, और 5 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक काम करता हूँ। जिस दिन मैं सर्वाधिक राज्य के कामों में अपना योगदान दे पाता हूँ, ज़्यादा लोगों से मिल पाता हूँ, ज़्यादा सरकारी काम, जनता के काम कर पाता हूँ, तो वो हर दिन मुझे अच्छा लगता है। अगर किसी भी दिन भी किसी कारण से अगर मेरा काम नहीं हो पाता है या कम काम होता है, तो वो थोड़ा मैं
कुछ चीज़ों को ऐसा लगता है कि मैं असहज हो जाता हूँ, इसलिए मेरा प्रत्येक दिन का एक शेड्यूल बना होता है। मैं भगवान से प्रातःकाल प्रार्थना करता हूँ उठते कि भगवान जो आज के लिए जो मैंने काम तय किए हैं, वो मेरे सारे काम आप आशीर्वाद देना कि मैं उनको संपन्न कर पाऊँ। जी, बहुत व्यस्तता रहती है आपकी, और जिस तरीके के दौरे आपके रहते हैं, और उस दौरों के बीच में अपने को फिट भी रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो ये कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है? देखिए अनूप जी, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो जिस प्रकार से 18-20 घंटे रोज काम करते हैं, वो हम सब देशवासियों के लिए प्रेरणा है, और उनसे प्रेरणा लेकर हम भी प्रयास करते हैं। जैसे उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करना, योग करना, ध्यान करना, और उसके बाद पूरे दिन भर के लिए काम पर लग जाना। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली है, हमारे लिए वो पाथेय है, और हमने भी वही प्रयास किया है कि उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसी दिशा में प्रदेश के लिए योगदान करें। और जो भी समय होता है 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, वो हम लोग भी अपना योगदान उसी दिशा में देते हैं। और देश भर के अंदर आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक देश में वर्क कल्चर आया है, चाहे वो भारत सरकार के स्तर पर हो, केंद्र सरकार के स्तर पर हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो। अब कोई भी ये नहीं कहता कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, हर किसी को लगता है कि मुझे काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और उस दिशा में हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़े, हमारे जनप्रतिनिधि भी, हमारे कर्मचारी अधिकारी भी सब ठान करके हम एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाएं। उस दिशा में हम सबका सोचना एक पथ पर होगा, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर जो है उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बना पाएंगे। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनसे हम लोगों ने प्रदेश के तमाम सवालों पर आज अमर उजाला कार्यालय है, और जिस समय विषम परिस्थिति में हमारा प्रदेश खड़ा हुआ है, उस दौरान उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। अमर उजाला कार्यालय है, और उनसे हर तरीके की बातचीत हम लोगों ने कोशिश की। इन्हें इस बात की भी चिंता है कि जो प्रदेश के दूर दराज इलाकों में जहाँ पे आपदा आई है, उन पीड़ित लोगों को कैसे करना है। इसके अलावा प्रदेश के लिए कैसी कैसी योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार के पास हैं, उन योजनाओं से कैसे जूझ रहा है प्रदेश, उनके लिए हम कैसे वहां से पैसा ला सकें जो प्रदेशवासियों के काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।